बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा साथियों। तो फटाफट जितने भी बच्चे होंगे क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। सो आप सभी बच्चे लोगों के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो कि अन अकेडमी और आपकी तैयारी एनटीयूजीसी नेट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। आपको आप सभी बच्चों को परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 करवाया जा रहा है आपको रेगुलर बेसिस पे। आप सभी स्टूडेंट्स टॉप एजुकेटर्स से मिलकर आप कंप्लीट पेपर 1 और चाहे कॉमर्स हो, साथ ही साथ आपको पेपर 2 कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी और साइंस के बच्चे हैं आप, या फिर सोशल साइंस के बच्चे हैं, मतलब किसी भी आप स्ट्रीम से हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए एक चीज चलिए, तो आप सभी बच्चों को अगर मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूं, अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ साथियों। यह मेरा कॉमर्स पेपर 2 है और कंप्लीट पेपर 1 आपको रेगुलर बेसिस पे करवा रहा हूँ। यह मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल करके अपना स्पेशल क्लास अनलॉक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज खरीद रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स हैं। ऑफर्स के साथ आप लोग परचेज कर सकते हैं। और कौन कौन से कोर्सेज कैसे कैसे आपको अवेलेबल है तो देख सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज दो तरीके के कैटेगराइज किए गए हैं, एक प्लस में, एक आइकॉनिक में। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर आप यही आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके साथियों। अभी 101, चाहे आप प्लस ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक ले रहे हैं, तो ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स है जो कि आप सभी बच्चों को बता दिए गए हैं। तो आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेंगे साथियों, आपके पास ये पेज ओपन होकर आएगा। ध्यान से समझिएगा, ये पेज ओपन होकर आएगा। और ये पेज जब ओपन होकर आएगा तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में 24 मंथ से लेके 6 मंथ तक की वैलिडिटी के साथ आपको ये प्राइसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इन प्राइसेस पे आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अभी 101 ABHI 101। जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यही अगर आप प्लस कोर्स ले रहे हैं तो आपको ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जहां पे आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ तक लास्ट आपको देखने को मिलेगा। और जहां डेमो लाइव कोड लिखा है यहाँ पे आपको अभी 101 अप्लाई करेंगे। और कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा पता है आप लोगों को? इस समय कितना परसेंट मिलेगा आपको? मिलेगा 20% प्लस 10%। ठीक है, मतलब 30% तक मिल सकता है आपको। 20% का ऑफर चल रहा है और साथ ही साथ 10% का आपको 10% तक मिल सकता है। अप टू 10% आपको क्वाइंस के थ्रू मिल सकता है। ठीक है, अप टू 10%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम सभी लोग देख सकते हैं कि आपके पास कुछ स्पेशल क्लासेस मेरी अवेलेबल हैं। आप सभी बच्चे लोग जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस है तो वो भी फॉलो कर लेंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आप सभी बच्चे और कंप्लीट पेपर 1 के लिए कुछ टॉप एजुकेटर्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ गए हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स जिन पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है, तो बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को सबसे बेहतरीन चीज बताऊं कि आप लोगों के लिए अब लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आप सभी लोग जहां पे आप अपने एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने स्लॉट्स को बुक करके जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे, अपने एजुकेटर से बात करके अपने चीजों को सॉल्व कर सकते हैं पर्सनल गाइडेंस के बिहाफ में। ठीक है, फीडबैक देना, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। तो अब उससे भी बढ़िया चीज आपको एक और बताऊं क्या, कि अन अकेडमी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि आप सभी बच्चे लोग एस्पिरेंट्स जितने भी है कंप्लीट पेपर 1 के लिए आप प्राइजेस जीत सकते हैं। स्कॉलरशिप, अब क्या प्राइजेस है, क्या जीत सकते हैं, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका रैंक फर्स्ट आता है, टॉप रैंकर अगर आप बनते हैं, तो आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। 100% स्कॉलरशिप, समझ रहे हैं? एकदम बिल्कुल। पढ़ाई तो साथ में एजुकेटर से मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप भी दिया जाएगा। भाई लो, पढ़ो, आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ो, आप टॉप रैंकर है, अपने आप को और आगे बढ़ाइए। अब बात करते हैं, अगर सेकंड टू 2 से 5 के बीच में अगर कोई रैंकर आता है बच्चा, तो उसको टैबलेट दिया जाएगा और 75% स्कॉलरशिप उसको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, छात्रवृत्ति। ठीक है, 6 to 15 के अंदर आता है तो आप बच्चों को 5,000 का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा।
और 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, अगर रैंक 16 to 50 के बीच में आपका आता है तो आपको 2500 का मतलब 2500 का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा और 25% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो 51 से अगर 100 के बीच में आते हैं तो 25% तक की आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो यह कुछ बेनिफिट्स हैं जहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं और एनरोल कर लीजिए। 19 Feb से स्टार्ट हो रहा है साथियों, बहुत बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और आप सभी बच्चों को बताना चाहूँ 9 Feb से आपके ये कुछ बैचेस हैं जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स के साथ लॉन्च हो चुके हैं कॉमर्स के लिए। और कॉमर्स में बोल रहा हूँ या कोई भी पेपर 2 बोल रहा हूँ तो समझिए पेपर 1 भी उसमें इंक्लूडेड है, मतलब पेपर 1 की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी पूरी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लेबर वेलफेयर हुआ, तो लेबर वेलफेयर के साथ आपको कंप्लीट पेपर 1 भी करवाया जा रहा है। तो पेपर 1 आपको करवाया जा रहा है, एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का ही एक्सेस मिल जाता है और अपनी तैयारी आप फुली तरीके से कर सकते हैं। मैनेजमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को बेनिफिट्स थे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को और स्पेशल क्लासेस फीचर्स भी अवेलेबल है जहाँ की आप सभी लोग स्पेशल क्लासेस फीचर्स देख सकते हैं। आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूँ मैं अगर आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो स्पेशल क्लासेस के लिए आप सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है। आपको लाइव टेस्ट क्विजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, हर लर्नर्स के लिए पोल्स प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है, आप हर लर्नर्स के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, पोल्स प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी बच्चे लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड में आपको मैं स्लाइड दिखा दूं। मैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँ चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँ ये चलिए बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए एक चीज़ और अवेलेबल है जो कि आपको बताना चाहूँगा मैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके साथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा क्या, बक्स बाउंटी। अगर आप बक्स बाउंटी के बारे में जानना चाहें तो बक्स बाउंटी क्या, अगर कुछ भी कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगेगा अगर वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइज के लिए। आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथियों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटरेक्टिव स्पेशल क्लासेस के फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, कोई पैसे नहीं है। आप उस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, हर लर्नर्स के लिए पोल प्रोवाइड किया जाता है, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग हैंड रेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं किसी भी डिवाइसेस में। तो यह कुछ बेनिफिट्स रहे साथियों आप लोगों के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवा देता हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं साथियों। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज की टू, दूसरे के साथ संवाद करना या सीखना महत्वपूर्ण है टू एलिमिनेट लिसनर्स फिजियोलॉजिकल नॉइजेस, श्रोताओं के शारीरिक शोर को खत्म करना, या फिर कभी गलत समझा नहीं जा रहा हो, या नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, या फिर स्टेबलाइजिंग द रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, या ऑल ऑफ द अबव। सो क्या आपका सही आंसर होगा, एक बार जल्दी से फटाफट सभी आप लोग आंसर कर दे साथियों। लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज की टू एलिमिनेट लिसनर्स फिजियोलॉजिकल नॉइजेस, नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, या फिर एस्टैब्लिशिंग रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए, दूसरों के साथ संवाद करना सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही, लेकिन ये आपका मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स आपका डी होना चाहिए, यहाँ पे सी नहीं, आपका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, डी होना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, सारी ही चीजें आपकी इंक्लूड होंगी, मतलब समझ रहे हैं क्या, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स, आप सबसे ज्यादा लिसनर्स की फिजियोलॉजिकल नॉइजेस को क्या करना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि नॉइजेस को ज्यादा से ज्यादा हटा देना, शोरगुल ज्यादा हटा देना, जिस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन जो है
वो इफेक्टिव बन सके, ठीक है। नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, किसी भी प्रकार का अगर कुछ उनसे बातें कर रहे हैं या फिर जब आप बातें कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कहीं कुछ वो गलत तो नहीं समझ गया मेरी बात को। तो अगर गलत तब समझेगा जब वहां पे कोई नॉइज हो रही होगी या फिर आपको जो बोल रहे होगे वो प्रॉपर तरीके से उनको सुनाई नहीं दिया होगा, है ना। तो क्या हुआ वहां पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, ठीक है। तो नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड आपको ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेब्लिशिंग रिवार्डिंग रिलेशनशिप, पुरस्कृत संबंध स्थापित करना का मतलब क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध बन सकेगा आपके कम्युनिकेशन के थ्रू। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को उसके काम के बाद अगर दूसरा पॉइंट आता है तो वो आता है कम्युनिकेशन, उसका व्यवहार। कम्युनिकेशन से ही आपका व्यवहार होता है, व्यवहार से ही आपके विचार और आचार विचार मिलकर अच्छा एक संबंध बन पाता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेब्लिशिंग द रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप भी होना बहुत जरूरी है। तो ये तीन चीजें होंगी तब जाके आपका प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा, ठीक है। तो लर्निंग टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए आपको सीखना है, क्योंकि आपको फिजियोलॉजिकल नॉलेज को हटा देना है लिसनर्स के, ठीक है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके और एक अच्छा संबंध बन सके, ठीक है, स्टेब्लिश हो सके अच्छा संबंध, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज कन्वर्टेड टू अ सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड, संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश में एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है, एनकोडिंग कहा जाता है, डेसिफ्रिंग कहा जाता है या फिर एक्सपेंडिंग कहा जाता है। तो आपका क्या सही आंसर होगा एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज आई कन्वर्टेड टू अ सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड डिकोडिंग, एनकोडिंग, डेसिफ्रिंग या फिर एक्सपेंडिंग। संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश में एक प्रतीकात्मक रूप में, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इशू हो गया है, जो मैं या फिर आई जो लिखा है कुछ यहाँ पे और होगा जिसकी वजह से ये आपको अलग लग रहा होगा, ठीक है। चलिए फटाफट बताएंगे, डिकोडिंग होगा, एनकोडिंग होगा, डेसिफरिंग होगा, एक्सपेंडिंग होगा। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश में एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एनकोडिंग। सिंपल सी बात है, आपको कम्युनिकेशन जब प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो सेंडर होता है, जब कोई आपको इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज आपको जब वह शेयर करता है, तो मैसेज या इंफॉर्मेशन जो शेयर करता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका एनकोड कर देता है, एनकोड कर देता है वह सेंडर क्या, इसीलिए आपको सेंडर को एनकोडर भी बोला जाता है। सेंडर एनकोडर इसलिए सेम कहा जाता है क्योंकि सेंडर क्या करता है या फिर कम्युनिकेटर क्या करता है, अपनी चीजों को एनकोड कर देता है, अपनी आइडियाज को, तो एनकोडिंग कहा जाता है, इसलिए वो जो सिंबल फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। वंस ओन डिस्क्रिप्शन एज अ पर्सन इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर अपना ही कोई अगर कोई पर्सन डिस्क्राइब कर रहा है खुद को, तो व्हाट एक्चुअली इट इज कॉल्ड, वंस ओन डिस्क्रिप्शन, अपने मतलब ऐसा समझे कि अपने बारे में नहीं, तो मतलब ये समझे कुछ भी अपने कंसेप्ट के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर खुद से डिस्क्राइब कर रहे हो आप अगर, ठीक है, या खुद के बारे में डिस्क्राइब करो, तो व्हाट एक्चुअली इट इज कॉल्ड, सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है वह, सेल्फ परसेप्शन कहलाता है, या सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिस्पेक्ट। चलिए तो आप सभी बच्चे लोगों को फटाफट आंसर करना है जल्दी से, क्या होगा आंसर, वंस ओन डिस्क्रिप्शन एज अ पर्सन इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। चलिए तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, अगर मैं उसको हिंदी के लिए टच करता तो आपका आंसर आ जाता, इसीलिए बस। तो ए विल बी योर राइट आंसर। आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सही आंसर दे रहे होंगे, सभी लोग आंसर्स कर रहे होंगे। आपको बार बार बोल रहा हूँ आंसर्स आप सभी स्टूडेंट्स को करने हैं, कोई बच्चा स्किप नहीं करे। तो ए आपका बिल्कुल सेल्फ कंसेप्ट, अपने देखो डिस्क्राइब कर रहा है, वह अपनी अवधारणाओं को बता रहा है, तो ये क्या है, क्या सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है। अपने बारे में कुछ भी चीजें डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज सेल्फ कंसेप्ट, अपने बारे में या फिर कोई भी चीज को वह अपने खुद से वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो सेल्फ कंसेप्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, क्या, which of the following terms describes the communication between two people that involves sending and receiving of messages। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज इतना ज्यादा इस क्वेश्चन में हो जाते हैं कि वह गलतियां कर देते हैं, ठीक है। चलिए
तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संचार का वर्णन करता है? ठीक है, डिस्क्राइब करता है। जो ऐसा कौन सा ऐसा शब्द लगता है जो डिस्क्राइब कर देता है दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को, जिसमें संदेश भेजना या प्राप्त करना शामिल है। भेजना और प्राप्त करना दोनों ही शामिल है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। आपका सेंडिंग करना और रिसीविंग करना दोनों ही चीजें इस गोले के अंदर इंक्लूड है। गोला मतलब क्या? आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, किस टर्म से हम डिस्क्राइब करते हैं साथियों? तो इसको हम डैडिक टर्म से डिस्क्राइब करते हैं, DYADIC। ठीक है, क्लियर है? डिकोडिंग में मतलब हम सिर्फ ये कह देंगे भाई डिकोड किया मतलब क्या, रिसीवर ने कुछ बोला, तो यहाँ पे अभी एनकोडिंग नहीं हुआ। एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ? एनकोड मतलब कुछ बता दिया लेकिन रिसीवर पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आपका ए बिल्कुल हो नहीं सकता, बी बिल्कुल हो सकता है। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन बस हुआ, ठीक है, सी भी बिल्कुल। तो डैडिक एक ऐसा कम्युनिकेशन है आपका जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेजेस का दोनों का ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डैडिक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एनकोडिंग नहीं, सॉरी, डैडिक। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का सार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मैसेज, फीडबैक, एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का सार है? संदेश है, प्रतिक्रिया है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है? क्या आपका सही आंसर होगा? एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का सार है? भाई जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। मैसेज, फीडबैक, एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग? चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिक्रिया या फिर संदेश? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का सार है? मैसेज है या फीडबैक है? चलिए, तो बी आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज फीडबैक। देखो, किसी भी कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं है तो वह कम्युनिकेशन जब तक आपका इफेक्टिव नहीं माना जाता है। ऐसा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कहती है और एक कंसेप्ट कहता है इसका क्या, कि कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव तब मानेंगे जब रिसीवर्स की तरफ या फिर डिकोडर की तरफ से कोई एक रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिले। पॉजिटिव रिस्पांस देखने को लिए, जब तक पॉजिटिव रिस्पांस या किसी प्रकार का कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है तो हम फीडबैक उसको नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग अपनी भावनाओं की स्पष्ट और खुली अभिव्यक्ति में संलग्न होते हैं उन्हें क्या माना जाता है? द पीपल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स आर कंसिडर्ड एग्रेसिव, रूड, असर्टिव या फिर इनकंसिडरेट? चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। इसको असर्टिव कहा जाता है। ठीक है, असर्टिव कहा जाता है जो लोग अपनी भावनाओं की स्पष्ट और खुली अभिव्यक्ति में संलग्न होते हैं। ठीक है, पीपल हु एंगेज इन फ्रैंकली एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स आर कंसिडर्ड। कोई भी अपनी चीजें अगर बता देता है ओपनली तरीके से, अपनी फीलिंग, परेशान है तो परेशानी बता, दुख है तो दुखी बता देता है, सुख है, खुश है, कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि यार तेरे से ये भी बात नहीं मुझे, मतलब वो खुशी होकर बता ही देता है, मतलब
छोड़ता नहीं है कि मतलब चलो हाँ यार ठीक है बता देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसको असर्टिव टाइप ऑफ पर्सन बोला जाता है कि ठीक है। और ऐसे पर्सन होने चाहिए, ऑब्वियसली ऐसे ही पर्सन होने चाहिए। जब इंसान अपने फीलिंग्स को अपने अपने एक्सप्रेशन को सॉरी या फीलिंग्स को ओपनली तरीके से एक्सप्रेस कर देता है ना, तो वो उसको दुख है तो वो कम हो जाता है, सुख है तो वो और खुशी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा आप लोगों को मैं यही सजेशन करूंगा कि कभी भी अगर प्रेशराइज नहीं होना है लाइफ में, अगर परेशान नहीं होना है, तो कोशिश यही करनी है अपनी फीलिंग्स को ओपनली तरीके से अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने घर में जिसको आप सबसे क्लोज मानते हैं या फिर जिन पे लगता है कि हाँ यार इनसे बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक लाइफ में आपको सामने 1 से 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए आपके पास लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई मतलब ब्रदर हो, मदर हो, जो भी है, ठीक है। आपको अपनी चीजें एक्सप्लेन किसी के सामने कर सके, ऐसे 1 से 2 पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे होने चाहिए जिसको आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली तरीके से बता सके, एक्सप्रेस कर सके, और अपनी खुशी है तो बढ़ा सके, दुख है तो वो चीज घटा सके। और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कभी किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, परंतु अगर आपके जीवन में आ रहा है तो उसको सहने की क्षमता दे ऊपर ईश्वर। तो यही मैं मनोकामना करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी मनोकामना के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोगों के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अ लो कंटेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर, एक निम्न संदर्भ संस्कृति वहां है जहां द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, जहां बहुत जानकारी अस्पष्ट है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज, अधिकांश जानकारी मौखिक संदेश में स्पष्ट रूप से बताई गई हो। या मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अपरेंट, या मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉन एग्जिस्टेंस, या अधिकांश जानकारी मौखिक संदेश में स्पष्ट रूप बताई गई, या अधिकांश जानकारी स्पष्ट हो, या अधिकांश जानकारी मौजूद नहीं हो। तो क्या आपका आंसर सही होगा, एक बार जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए, तो उस आंसर सभी स्टूडेंट्स को करना है, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। चलिए चलिए चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज। बहुत ज्यादा बड़बोला होना कहीं ना कहीं आपके लो कंटेक्स्ट कल्चर को दिखाता है, ये समझिए जाने के, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने बारे में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली तरीके से अपनी चीजों को आप स्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करे जा रहे हैं, अपने आप को दिखाओ, अरे भाई ये देखो मेरे कल्चर में तो ये होता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लो कल्चर कंटेक्स्ट का मतलब यही समझिए कि आप अपनी चीजों को बहुत एक्सप्लोर करके बताना की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्लोर मतलब क्या कि बढ़ा चढ़ा प्रोपेगेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। That is what actually the information is explicitly you are expressing your verbal message. So B will be your right answer. ठीक है, अधिकांश जानकारी मौखिक संदेश में स्पष्ट रूप से जो बताई गई हो, तो वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जस्ट अपोजिट होगा। एक उच्च संदर्भ संस्कृति वहां है जहां द हाई कंटेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर द मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अबाउट द कंटेक्स्ट द पर्सन, या मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्पोकन या बोला गया हो, या मोस्ट ऑफ द पीपल यूज साइन लैंग्वेज, या फिर मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अनस्पोकन। सो क्या आपका राइट आंसर होगा, आप लोग करेंगे फिर आपको मैं समझाता हूं आप लोग। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लो कंटेक्स्ट कल्चर वहां है जहां पे आपको यहां देखने को मिला, लो कंटेक्स्ट कल्चर जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली तरीके से स्पोक किया जा रहा है, बोला जा रहा है। बट अगर इसी को आप हाई कंटेक्स्ट में बोल दिया जाए, अगर हाई कंटेक्स्ट में अगर आप उसको ले रहे हैं, तो हाई कंटेक्स्ट कल्चर कैसा होगा आपका, जहां पे की चीजें आपके अनस्पोकन हो। ऑब्वियसली आपको मैंने कहा ना, जस्ट उसी का उल्टा अपोजिट साइड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका आंसर वैसे ही आपको पता लग जाना चाहिए। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, बहुत कम बोला गया हो, ठीक है।
अधिकांश जानकारी अस्पष्ट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है? व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्राथमिक चैनल जो है वो क्या है? द प्राइमरी चैनल्स यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर नोन एज रेडियो एंड टेलीविजन, ईमेल, टोन ऑफ वॉइस, साइट एंड साउंड। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स का। आंसर होगा आप सभी बच्चों का, द प्राइमरी चैनल्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर नोन एज साइट एंड साउंड। दृष्टि और ध्वनि का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला चैनल जो यूज किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, तो वो क्या है कि आप उसको देख सकें, आप उसको देख सकें और आप उसको उसकी ध्वनि या फिर आप उसको, ठीक है, सुन सकें। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को एकदम जनरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो पेपर में कितना भी हार्ड पूछ लिया जाए आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनकोडिंग इज इंपोर्टेंट टू, एनकोडिंग महत्वपूर्ण होता है टू एनक्रीज द फीडबैक, टू एलिमिनेट द नॉइज, या फिर टू प्रोड्यूस मैसेजेस एंश्योर डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज। अब तो यार आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल गया है क्या, कि अब मतलब कि आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप लोगों को अब तो भाई जो यूपी वाले हैं बच्चे, उनको शायद कुछ ऐसा वादा हुआ था और शायद मिला भी हो सकता है, कुछ बच्चों तक मैंने सुना है पहुंच गया है। टैबलेट मिला था आप लोगों को आई थिंक। अब तो टैबलेट, यूपी वाले टैबलेट परचेज, अब परचेज भी नहीं करना पड़ेगा, अब तो अपनी पढ़ाई अच्छे से मतलब ऑनलाइन तरीके से पढ़ने में थोड़ा काफ़ी मतलब मदद मिल रही होगी कि टैबलेट के थ्रू स्क्रीन भी बड़ा मिल रहा होगा। आप क्वेश्चंस जो हैं बड़े, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ़ोन से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मतलब कोशिश पूरी करते हैं, चलो मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से कॉल ही आ गया किसी का, पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अचानक से आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से आपको मन के कह रहे यार एक मिनट अभी ये वीडियो देख लेता हूँ, फिर इसके बाद क्या पढ़ाई करूँ, एक मिनट बस और गेम खेल लेता हूँ, फिर इसके बाद पक्का मैं भी मतलब पढ़ने पड़ जाऊँगा। फिर 5 मिनट हो जाता है, फिर 10 मिनट। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ आपके पास, एक ऐसा मतलब डिवाइस आ गया है कि जिसको आप कितना भी यूज कर लें आपको कम ही लगता है। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज प्रोड्यूस मैसेजेस। एनकोडिंग इज इंपोर्टेंट टू प्रोड्यूस मैसेजेस। मैसेजेस को तैयार करना ही आपका एनकोडिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। मानव संचार के 3 घटकों में से कौन से ये भाग हैं सॉरी। मैसेज रिकॉर्डिंग एंड फीडबैक, नॉइज फीडबैक एंड जार्गन, या मैसेज नॉइज एंड फीडबैक, या फीडबैक मैसेज एंड क्रिटिकिंग। चलो फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। जनरल वालों को तो कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं भाई। चलो कोई नहीं। सो विच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। चलिए फटाफट बताएंगे। मानव संचार प्रक्रिया के 3 घटक में से कौन सा भाग है? संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया, शोर प्रतिक्रिया और शब्द जाल। जार्गन, जार्गन को मतलब समझते हैं, आपको कोई अपने शब्दों में फंसा ले या फिर कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स, जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करे। तो ये टेक्निकल जो वर्ड्स यूज किया जाता है, इसी वर्ड्स में तो लोग फंसते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? जार्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को बच्चों? हम जार्गन बोलते हैं। ठीक है, जार्गन या जार्गन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लोग फंस जाते हैं। टेक्निकल वर्ड्स में हो सकता है कि सबका ऐसा नहीं है ना कि सब भाई टेक्निकल वर्ड्स को समझ सके, वो हो सकता है उतना ही समझ सके, उस एरिया उस एनवायरमेंट के ही लोग समझ सके टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मैसेज, नॉइज एंड फीडबैक। ठीक है, ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर यही चीजें आती हैं। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए? मैसेज होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, नॉइज होना बहुत जरूरी है और फीडबैक का होना तो वाकई में सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक आपका कम्युनिकेशन माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो 22 क्या है, वर्ड्स क्या होते हैं आपके, कोनोटेटिव होते हैं, सिंबल्स होते हैं, डिनोटिव होते हैं, अननेसेसरी होते हैं। शब्द क्या है, अर्थपूर्ण होते हैं, प्रतीक होते हैं, या फिर डिनोटिव होते हैं। अच्छा, डिनोटिव को डिनोटिव लिख दिया गया है, या अननेसेसरी होते हैं। फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या आप सभी बच्चों का आंसर होगा। चलिए भाई, व्हाट्स आर कोनोटेटिव सिंबल्स, डिनोटिव। चलिए तो जल्दी, ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अनावश्यक। ठीक है, शब्द वह हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, लेकिन गलत है ये आंसर, बिल्कुल गलत है, अनावश्यक नहीं होगा। ठीक है, डी आपका बिल्कुल गलत है यह आंसर। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था, इमोटिकॉन्स नहीं है। चलिए, तो डी नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ड्स आर दी कोनोटेटिव, आपके क्या होते हैं, कोनोटेटिव होते हैं। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज ए, अर्थपूर्ण होते हैं, क्योंकि शब्द से ही तो आपके अर्थ बनते हैं, और शब्द से ही अर्थ बनते हैं, और शब्द से आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो क्या है ये, क्या है, शब्द से ही आपका वो टोटली इट डिपेंड होता है। ठीक है, आपके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो शब्दों के ही द्वारा बनते हैं, अनावश्यक नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या है, इमोटिकॉन्स क्या है, इमोशनल कॉन्फ्रेंस है, स्पेशली एक्सप्रेसिव बॉडीली गेस्टर्स या इमोशनल क्वेरीज है, टाइप्स सिंबल्स एक्सप्रेशंस दैट कम्युनिकेट फेशियल। इमोटिकॉन्स क्या है, भावनात्मक सम्मेलन है, विशेष रूप से अभिव्यंजक शारीरिक हाव भाव है, या भावनात्मक प्रश्न है, या टाइप किए गए प्रतीकों के भाव जो चेहरे का संचार करते हैं, चेहरे का संचार करते हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से, क्या आंसर होगा। चलिए, इमोटिकॉन्स आप लोग सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं, आप लोगों को पता हो, बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं आप लोग। अब तो इस जमाने में क्या है, इसी पे पूरा डिपेंड है, इमोटिकॉन्स ही, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसी पे पूरे तरीके से डिपेंड है कि टाइप किए गए पत्रिकों के भाव को चेहरे से संचार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके होता है टाइप्ड सिंबल एक्सप्रेशंस दैट कम्युनिकेट फेशियल। आप कोई भी चीज टाइप करते हैं, साथ में उसके जब कोई इमोजी लगा देते हैं, उसी को इमोटिकॉन्स कहा जाता है। ध्यान से समझिए, जब मान लीजिए आप क्राई कर रहे हैं, मान लीजिए आप रो रहे हैं, वीपिंग कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे साथ में ये आंसू आंसू वाले ऐसे 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 होता है ना, वो रोने वाला, ऐसे ऐसे आप साथ में भेज देंगे। ठीक है, 4-5 भेजेंगे, तो जिससे सामने वाला जो है ये इस इमोजी के थ्रू, अब आपका वो क्राई वाला वो नहीं देखेगा कि क्या लिखा आपने, वो इस इमोजी के थ्रू आपका समझेगा कि यू आर एक्चुअली क्राइंग, अदरवाइज यू आर फीलिंग टू बी हैविंग अ क्राई, आप रोने का आपको ऐसा लग रहा फील कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इसका मतलब होता है। तो इमोटिकॉन्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, संचार प्रक्रिया में टू एनकोड का अर्थ क्या है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, टू एनकोड मीन्स टू ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, टू इंटरप्रेट अ कोड या ब्लॉक अ पाथवे between the sender and the receiver of a message. I speak to a large group of people. संचार प्रक्रिया में टू एनकोड का अर्थ क्या है, विचारों का एक एनकोड में अनुवाद करना, या एक कोड की व्याख्या करना, या संदेश के प्रेषक और रिसीवर के बीच एक मार्ग अवरुद्ध करना, या स्पीक टू अ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
चलिए क्या होगा जल्दी से, ओनली 12 सेकंड्स बचे हुए इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मींस टू ट्रांसलेट आइडियाज इनटू कोड, इंटरप्रेट अ कोड, ब्लॉक अ पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, स्पीक टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आइडिया को कोड के अंदर बदलना, ठीक है, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आप सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड का मतलब यह होता है कि अपने आइडिया को या अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कंसेप्ट को किसी कोड में बदल देना, दैट इज कॉल्ड एनकोड या एनकोडिंग, ठीक है, विच इज डन बाय होम, सेंडर, और यू कैन से एनकोडर ऑल्सो, ठीक है, एनकोडर कहा जाता है भी इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25th क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कांटेक्ट व्हाइल लिसनिंग अनइंटरेस्टेड बिगिन इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन या स्पीकिंग या इंटरप्रेटिंग। एक व्यक्ति के आंखों के संपर्क का उपयोग करने की अधिक संभावना है जबकि वह सुन रहा हो, या वो अनइंटरेस्टेड बिगिन द इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, संचार में रुचि रखने वाले अनिच्छुक सौम्य हो, या फिर जब वह बोल रहा हो, या फिर जब वो इंटरप्रेट किसी चीज की व्याख्या कर रहा हो, ठीक है। तो क्या आपका सही आंसर होगा, पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टैक्ट वाइल। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, वाइल क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टैक्ट वाइल लिसनिंग अनइंटरेस्टेड बिनाइंग या इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन या स्पीकिंग इंटरप्रेटिंग। एक व्यक्ति के आंखों के संपर्क का उपयोग करने की अधिक संभावना है, या जबकि, बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। सो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, जब आप सुन रहे हो, ठीक है, समझ रहे, जब आप इज मोर लाइकली टू यूज आई कांटेक्ट, जब आप चीजों को सुन रहे होते हैं तो बहुत आई कांटेक्ट कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को देखते हैं वो कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है चीजों को बोलने का, या फिर वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं होता है कि आंखों के ही मतलब इशारे से पता लगा पाते हैं कि आप सामने वाला कितना सही और कितना सच और मतलब कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिसनिंग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25th का ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक प्रतिक्रिया क्या है, फीडबैक का मतलब क्या होता है, सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, या कन्फाइंड टू द वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या कन्फाइंड टू द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या नन ऑफ द अबव। एक प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, प्रतिक्रिया क्या है ये, जल्दी से फटाफट बताएंगे। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, फीडबैक का मतलब क्या है, और ओनली 10 सेकेंड्स आपके पास बचे हुए हैं आपको अपना फीडबैक देने के लिए, आप सभी बच्चों को, कि आपके फीडबैक का मतलब क्या है, तो फीडबैक करते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही अब आंसर आने वाला है आप सभी बच्चों का, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रेषक मतलब क्या, जो सेंडर और रिसीवर जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करते हैं। अब देखो आप कहोगे सर एक्सचेंज करते हैं, ये कैसी आप बातें कर रहे हैं, जब मैं कहूंगा हाँ हाँ बिल्कुल रुको तो सही, समझा रहे हैं, बता रहे हैं भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों कि आप यहाँ पे सेंडर है, ये सेंडर ने कोई मैसेज भेजा रिसीवर के पास, रिसीवर ने रिप्लाई किया सेंडर को, फिर सेंडर ने उसके रिप्लाई में कुछ और रिप्लाई किया रिसीवर को, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ही तो हो रहा है, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, आपका फीडबैक कहते हैं। यू आर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू अदर्स, मतलब ठीक है, एक दूसरे को आप टुगेदर प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर। मतलब क्या सेंडर और रिसीवर के बीच में कहीं ना कहीं रिसीवर का कोई ना कोई फीडबैक दे रहा है, सेंडर का भी सेंडर रिसीवर का फीडबैक दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली कि आप चीजों को यह देख पा रहे हैं कि आपका जो सेंडर है या फिर जो रिसीवर है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपका फीडबैक कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट। क्या होगा, लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली इफेक्टेड बाई, श्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है द स्पीकर्स फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, मैसेज लोडेड विद टू मच इंफॉर्मेशन, या इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ यूज ऑफ मीडियम या मीडिया, सॉरी ठीक है, तो या ऑल ऑफ द अबव। सो क्या आंसर होगा वो जल्दी से चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कि जैसे कि आप अगर सुनाई का मतलब लिसनिंग का अगर प्रोसेस चल रहा है और लिसनिंग प्रोसेस के अंदर या फिर कम्युनिकेशन छोड़िए ना, लिसनिंग छोड़िए, कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग आपका प्रोसेस आ जाता है, तो लिसनिंग क्या अच्छा हो पाएगा अगर बहुत स्पीड में मैं आपको कोई भी चीज समझा रहा हूँ, बहुत स्पीड में कोई चीज समझा रहा हूँ, मतलब इतने स्पीड में समझा रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं समझा रहा कि मैं अभी इसके पहले क्या बोला था, इतने स्पीड में मैं समझा। बोलते ना कि अभी कोई कोई इतना स्पीड में बोल देता है, वो फिर उससे पूछते हैं आपने क्या बोला, आपको कुछ समझ में आया, बोल देते हैं उसको। तो क्या है, जब हम बहुत स्पीड में बोलते हैं, क्या ये सही है, तो कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट होता है, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल इफेक्ट करता है एक लिसनर को अगर आप बहुत फास्टली चीजों को बोलते हैं। एक लिसनर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव किसी चीज को बहुत बहुत डीप में समझाने की कोशिश करने लग रहे थे, या फिर किसी इंफॉर्मेशन जो आप एक लाइन में बहुत अच्छे से वो समझ सकता है और आप समझा सकते हैं और जिसको बहुत इंफॉर्मेटिव बनाकर आप चीजों को समझा रहे हो, या फिर आप एक गलत सिलेक्शन किया है, आपने इम्प्रॉपर मीडिया यूज किया है अपनी चीजों को बताने का, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब कि वह लिसनर अफेक्ट होगा और वह आपको सुनने के लिए थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करेगा, और दूर रहना ही आपका कहना इनइफेक्टिव हो जाएगा कम्युनिकेशन, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से आपकी चीजें उनको तक पहुंच नहीं पाएगी। तो ऑल ऑफ दी अबाउट डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फीडबैक से निकटता से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द फीडबैक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ह्यूरिस्टिक या साइबरनेटिक्स, या फिर नन ऑफ द अबव भी है इसके अंदर। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दो, हमेशा ये मत समझा करें आप लोग कि भाई कहीं नन ऑफ द अबव आ गया आंसर, नन ऑफ द अबव आ गया तो ये नन ऑफ द अबव आंसर हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऐसा मत समझे कि नन ऑफ द अबव आंसर कहें तो नन, भाई कहीं के नन, अब इसका मतलब ये भी मत समझ लीजिएगा कि इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो आंसर सोच समझ के, कभी भी तुक्के में ना बोले, तुक्के में वही आंसर कीजिए जहां पे आपको बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वहां पे अगर नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का लगा दीजिए, सॉरी मत लगाइए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर भाई नेगेटिव मार्किंग है तो मत लगाइए, और अगर है नेगेटिव मार्किंग तो मत लगाइए, और अगर नहीं है तो आप लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं भाई, तब भी नंबर नहीं मिलेगा छोड़ दोगे, और अगर गलत कर दे क्या पता वो सही चला जाए। ठीक है, तो क्या पता वह सही चला जाए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज साइबरनेटिक्स। ठीक है, क्लियर है, साइबरनेटिक्स आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। फीडबैक से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फीडबैक से रिलेटेड होता है कि आपको चीजों को बहुत डीपली तरीके से और बहुत क्लोजली तरीके से कम्युनिकेटर से रिलेट करके वह बता सकता है, तो ये आपका साइबरनेटिक्स हुआ इस प्रोसेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का एक श्रोता की होती है, फीडबैक is a listener's verbal critique of your messages, acceptance of a message, या verbal और non verbal responses to a message, या aversion to a message। देखो इसी क्वेश्चन को आप लोगों को मैं बताऊं 2 से 3 तरीके से पूछा जाता है, आप मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन एक से नहीं बल्कि 2 से 3 तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कम्युनिकेटर्स के एग्जामिनर्स के द्वारा।
और उसी में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, और जहां बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज वहां पे फिर परेशान होते हैं और फिर कहते हैं अरे यार इसका आंसर पढ़ा तो था लेकिन कहीं स्किप हो रहा है, कहीं माइंड में आ नहीं रहा है। तो क्या है, कहीं ना कहीं आप सच में फिर परेशान हो जाते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो रहा है, इस चीज का मतलब कहीं ना कहीं इशू हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोग क्वेश्चन को बहुत डीपली तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, तब आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू। अब बोलोगे सर अरे फीडबैक इज अ लिसनर्स वर्बल और नॉन वर्बल, ये क्या कह रहे हैं सर आप? लिसनर का मतलब क्या हुआ, कान से सुनना हुआ, कान से सुनने का मतलब क्या हुआ सर? जब तक नॉन वर्बल में कान से कैसे सुन सकता है, वो तो सर देख सकता है सिर्फ, या फिर वो फील कर सकता है। मैं कहूँगा अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, अब आप समझिए रिस्पॉन्स आप तभी कर पाते हो जब आप क्या करते हो, चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हो, समझ चीजों को समझ पाते हो। और जब रिस्पॉन्स तभी करोगे ना भाई जब आप चीजों को समझ पाओगे, और समझ पाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं क्या, या तो आपको वो कोई बंदा वर्बली समझा दे, ठीक है, वर्बल तरीके से समझा दे। दूसरा क्या बंदा है भाई, वो आपको नॉन वर्बल तरीके से समझा दे। कैसे? नॉन वर्बल तरीके से। अब जब वो नॉन वर्बल तरीके से समझा रहा है तो भी तो आपको रिस्पॉन्स दे ही रहे हो। अरे भाई नॉन वर्बल तरीके से समझा रहे हो तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना। अब मान लीजिए जो डम है, मतलब वो जो मतलब कि कान से नहीं सुन पा रहा है, तो कान से जो नहीं सुन सकता आप उसको चीजों को समझाओगे, आप चीजों को उसको समझाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करेगा, हाँ ना, या फिर सही गलत या जो भी आपको बताएगा। तो वो कहीं ना कहीं जब वो रिस्पॉन्स आपको कर रहा है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वह भी आपका लिसनर आएगा। लिसनर मतलब जो सुन रहा है, सुनने का मतलब ये सिर्फ यू आर टोटली एक्टिव विद योर ईयर्स, नॉट एक्चुअली दिस इज, आपको ये कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिंग दैट पर्सन, ठीक है, दैट एक्चुअली मीन्स, ठीक है। तो फीडबैक क्या होगा, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्बल और नॉन वर्बल के लिए रिस्पॉन्सिंग। क्लियर? कोई डाउट, कोई शंका हो तो? ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बहुत सही है, और आप लोगों का उम्मीद करता हूँ रिजल्ट भी अब आ गया है, ठीक है, क्लियर है, सभी का रिजल्ट आ गया है, अब आप लोग नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग समझिएगा, कभी भी रिस्पांस जो आपको आ रहा है वह इतना मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका वो वर्बल हो तभी वो रिस्पांस हम मानते हैं उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझिए सिर्फ एक ही पहलू जान पा रहे हैं, दूसरा पहलू नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे क्या। When we try to organize details in our minds that we are seeking to, जब हम अपने दिमाग में विवरणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, प्रोड्यूस न्यू आइडियाज इन आवर माइंड, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एंड कैटेगराइज इट, या कैटेगराइज डिफिकल्ट एंड इंफॉर्मेशन, या फिर प्रोसेस सिंपल इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज। जब हम अपने दिमाग में विवरणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, चीजों को बहुत सिस्टमेटिक करने का परेशान करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को कैटेगराइज करते हैं। समझिएगा ध्यान से कि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एंड देन कैटेगराइज, ये दो चीजें हैं, दो वर्ड हैं, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एंड कैटेगराइज। आप कोई भी चीज, आपको टास्क दिया जा रहा है, उस टास्क को आपको पूरा करना है एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको अगर वो पूरा करना है तो सिस्टमेटिक मैनर में पूरा करने के लिए आप चीजों पहले उसको क्या करोगे, देखोगे, तुरंत एक्शन नहीं लेते। जब कोई तुरंत एक्शन लेता है ना तो फिर उस पर हमेशा ध्यान रखिए गलत हो जाता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि भाई चीजों को आपको प्रोसेस करना है, ठीक है, प्रोसेस करना है। अब जब प्रोसेस करेंगे तो आप, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, उसको आप वर्किंग में लेके आ रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, हम उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। और जब एनालाइज करते हैं साथियों, तब आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उसकी कठिनाइयां, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स और आपको इजी, कॉम्प्लेक्सिटी और आपका इजीनेस, मतलब क्या कितना वो कॉम्प्लेक्स है कितना वो इजी है, वह आपको पता लग पाता है। कौन कौन सी स्टेप पे कौन कौन सी चीजें आपके लिए कॉम्प्लेक्स है और कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर आपको इजी पड़ता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी और इजीनेस आपको तब पता लग पाता है जब आप कोई भी चीजें आप प्रोसेस में लेके आते हैं, तब आप उसको कैटेगराइज कर पाते हो, भाई हाँ ये कॉम्प्लेक्स है तब ये इजी है।
तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप कोई भी चीज ऑर्गेनाइज या कर रहे हो अपने डिटेल से, कभी भी इंफॉर्मेशन अपनी चीज समझाने का प्रयास कर रहे हो, बताने का प्रयास कर रहे हो, या फिर सिस्टमेटिक मैनर में उसको मतलब अरेंज करने का प्रयास करो, तो चीजों को आप पहले प्रोसेस करो। तभी तो आप, जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे भाई, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये क्या हार्ड है क्या आसान है। आप पेपर में जा रहे हैं क्वेश्चन देने, आप कैसे बता पाएंगे पेपर बहुत हार्ड आया था या पेपर बहुत आसान आया था। आप कैसे क्वेश्चन को डिवाइड कर पाएंगे कि भाई ये पेपर, ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन इजी है, कैसे? जब आप प्रोसेस मतलब देखेंगे पूरा पेपर, जब आपने पढ़ा होगा तब तो आपको पता लगेगा कि ये पेपर हार्ड है आसान है। वरना पेपर को सिर्फ हार्ड हार्ड बता दोगे या पेपर को बोलोगे बहुत इजी है, जब कोई बोलेगा यार पेपर तो बड़ा हार्ड आया था, है ना, और आप बोलो नहीं यार बहुत इजी आया था, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं या तो उसने नहीं पढ़ा या तो कहीं आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, तो दोनों का अंतर यहाँ आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, टू डिकोड अ मैसेज इज टू, किसी संदेश को डिकोड करना क्या है? इवेल्युएट अ मैसेज, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, या रिजेक्ट अ मैसेज, या इंटरप्रेट अ मैसेज। किसी संदेश को डिकोड करना क्या है? एक संदेश का मूल्यांकन करें, विचारों का कोड में अनुवाद करें, या एक संदेश को अस्वीकार करें, या एक संदेश की व्याख्या करें। To decode a message is to evaluate a message, to translate ideas into a code, या reject a message, या interpret a message। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर होगा? टू डिकोड अ मैसेज इज टू, किसी संदेश को डिकोड करने का मतलब क्या है, डिकोड करना क्या है? इवेल्युएट मैसेज, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इंटरप्रेट अ मैसेज, एक संदेश की व्याख्या करना। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संदेश की व्याख्या करना आपका क्या कहलाएगा? टू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज। चलिए ठीक है, अपने मैसेज को व्याख्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपका, आप अपनी मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक संदेश एक संकेत है जो कि रूप में कार्य करता है, किसके रूप में? A message is a signal that serves as a stimuli for a sender, stimuli for a receiver, stimuli for a mass audience, और या फिर noise reduction information and then easy pieces of, शोर को कमी की जानकारी और फिर उसको आसान टुकड़ी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो क्या आपका सही आंसर होगा? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, a mass a message is a signal that serves as a stimuli for a sender, stimuli for a receiver, a stimuli for a mass audience, या फिर noise reduction information and then carry easy pieces of audience। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बच्चों की। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज अ स्टिमुली फॉर अ रिसीवर। एक मैसेज अगर सिग्नल के रूप में अगर आप यूज करते हैं तो वो सब करता है, रिसीवर के लिए वह यूज किया जाता है। क्लियर है आपका? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा इसकी क्या है? वह उसकी इनडायरेक्ट मीनिंग है। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड ऑफ इट्स कोनोटेटिव मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, डिनोटिव मीनिंग, या फिर डायरेक्ट मीनिंग। ठीक है, जल्दी बताएंगे। किसी शब्द की वस्तुनिष्ठ जो परिभाषा है वह उसकी क्या होती है? अप्रत्यक्ष अर्थ होता है, सांकेतिक अर्थ होता है, सांकेतिक मतलब डिनोटिव, कॉनोटेटिव, एक तरीके से हिंदी में ऐसे बोलो अर्थपूर्ण अर्थ होता है, यहाँ बोल सकते हैं आप। ठीक है, या फिर प्रत्यक्ष अर्थ होता है। क्या आपका आंसर होगा? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे साथियों। चलिए, द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स, किसी शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा इसकी क्या है? अप्रत्यक्ष अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है, सांकेतिक अर्थ, या फिर सिर्फ प्रत्यक्ष अर्थ।
चलिए चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डिनोटिव मीनिंग। डिनोट का मतलब क्या, उसको सिर्फ संकेत देता है आपको, ठीक है। जैसे आपके पास ये, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है ना, तो ये क्या है, ये एक संकेत कर रहे हैं कि इन्हीं चारों ऑप्शन में कोई एक आंसर है, आपको संकेत दे रहा है ये। ऑब्जेक्टिव मीनिंग, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, किसी वर्ड का अगर ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको संकेत कर रहा है कि इसका आंसर सी भी हो सकता है, और सी ही हो गया, तो डिनेटिव अर्थ हुआ, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद क्लास को हम एंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देख सकते हैं, द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स। किसी शब्द की सब्जेक्टिव अर्थ क्या होगा, फिर डिनोटिव होगा, इंडायरेक्ट होगा, एंटोनिम होगा, कोनोटेटिव होगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि एक वर्ड का अगर ऑब्जेक्टिव मीनिंग निकाला जाए, एक वर्ड है, मान लीजिए कोई है, ऐसा लिख लीजिए, मान लीजिए मान लीजिए लायन है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, लायन है। अब लायन का अगर ऑब्जेक्टिव मीनिंग निकालोगे तो एक डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है, इज अ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, या फिर जो भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या, एक वर्ड का आपने क्या किया, एक वर्ड का मतलब होता है कि एक शेर है या फिर लायन है, तो अब ये क्या हुआ, दैट इज कोनोटेटिव, अर्थ निकाल दिया, इसका अर्थ बता दिया सिर्फ। परंतु अगर आप इसका सब्जेक्टिव मीनिंग निकालना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, वो बताएंगे, डिनोटिव कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे, एंटोनिम कहेंगे, कोनोटेटिव कहेंगे। चलिए, तो आपको साथ ही मैं बता दूं, आप कहोगे कोनोटेटिव। कोनोटेटिव का मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण, मतलब क्या, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे होगे। अगर इसी लायन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि, मान लीजिए आपको पीएम हुआ, प्राइम मिनिस्टर, अगर पूछेंगे पीएम का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री। ज्यादा ज्यादा उससे उससे ज्यादा अगर पूछ ले तो आप कहोगे भाई कि ये एक देश का आपका सबसे सर्वोपरि होता है, ठीक है, ये होगा, अध्यक्ष होता है देश का। अब आप ये कह सकते हो कि मतलब या सरकार के आपका अध्यक्ष होता है। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हो, अगर पीएम के बारे में अगर कोनोटेटिव के फॉर्म में बताना हुआ तो पीएम के बारे में बताओगे सबसे पहला पीएम कौन था, ठीक है, पीएम कैसे बनते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, मतलब एक वर्ड से ही आपने पूरा उसका सब्जेक्ट फॉर्म बता दिया है, सब्जेक्टिव फॉर्म में बता दिया। तो वही आपका बिल्कुल वो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं आपको सिस्टम आपको समझ में आने लगेगा कि आपका ये सब्जेक्टिव फॉर्म में बन गया। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल एकदम आपका इसी के बिहाफ पे होता है, आपका हर एक बुक से कंप्लीटेड चीजें आपकी होंगी, और साथ ही साथ आपको हर एक चीज कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए, चाहे आपके एमसीक्यूज हुए, सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, एनवायरमेंटल नॉइज, या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्सेस, या वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है, गैर मौखिक संचार, केवल पर्यावरण शोर, या मौखिक और गैर मौखिक रिसीवर प्रतिक्रियाएं, या केवल मौखिक संचार। लास्ट क्वेश्चन है, ओनली आपके पास 20 सेकंड्स बचे हुए हैं, तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर सही होगा। चलिए मेरी झलक सरफी, देखो हमेशा मस्त होकर पढ़ाई किया करिए आप लोग, एंटरटेन होकर एकदम बढ़िया से, ठीक है, ऐसा नहीं प्रेशराइज होकर पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आपके फीडबैक एक्सप्लेन किए जाते हैं आपके वर्बल्स के द्वारा, वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो रिसीवर है, अगर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो भी आपका फीडबैक के अंदर आता है, अगर नॉन वर्बली कोई रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, वह भी आपके फीडबैक अंदर ही आता है। कोई चीज मैं आपको इशारे में समझाऊं, उस तरीके के जो आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे मैं बोलूं, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको वर्बली पूछ रहा हूं, आप ठीक हैं, तो आप कह रहे हो हाँ मैं ठीक हूं, तो इट मीन्स क्या, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो मुझे वर्बली, नॉन वर्बली तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही रिस्पॉन्स आपके फीडबैक में आ गए, क्लियर है। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास आपको, और कहीं ना कहीं ऐसे ही क्लासेस आप लोग देखने के लिए और उत्तेजित हो रहे होंगे, तो आप लोगों को जरूर मैं और भी ऐसे क्लासेस लेके आऊंगा। तो किसी भी प्रकार
किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पे आता है आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रकार, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कंसेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइमिंग से रिलेटेड हो, या कोई अपना एडवाइस या कोई भी कुछ भी आप लोग अपने तरफ से देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आप सभी बच्चों को पूरी चीज़ों को समझाने का, बताने का बहुत डीप में प्रयास किया है और आपको समझाने में सफल भी हो पाया हूँ। आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको वीडियो के नीचे लाइक शेयर का ऑप्शन जरूर है, तो वो भी आप लोग जरूर करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है भाई, आपके एक लाइक से हमें एक लाइक से आपको मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इस कोड का भी जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है आपको डिस्काउंट के लिए। अभी 101 ABHI 101 अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, आप लोग ऑफर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे आइकॉनिक चाहे प्लस, आप लोगों के लिए ऑफर ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। आपको 20% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है 19 ऑफ फेब तक फ्री, प्लस 10% और मिल जाएगा आपको साथियों। ठीक है, 10% तक मिल जाएगा आपके कॉइन्स के थ्रू। ठीक है, आपके कॉइन्स के थ्रू आपको 10% मिल जाएगा, 10% तक मिल जाएगा, पूरा 10% नहीं कह सकते, पर कॉइन्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा 10% तक, और 20% तो फिक्स है अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो पहली बार बच्चे आए हैं, और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं एक जानदार शानदार नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच।